वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम अभी तक अपना क्लास 9 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसके अभी तक हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपना बोर का परमाणु मॉडल। तो इससे पहले भी हम बेटा थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं, यानी मॉडल परमाणु के बारे में जान चुके हैं, और आज पढ़ने वाले हैं हम बोर का परमाणु मॉडल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल ने, बोर एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया। तो सबसे पहला पॉइंट है नाभिक केंद्र में होता है, यानी बोर ने बताया कि जो नाभिक होता है वो केंद्र में होता है। नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी परमाणु के केंद्र पर न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसा कि लिखा है, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग नाभिक स्थित होता है, यानी परमाणु का जो केंद्र होता है वहाँ पर धनावेशित भाग पाया जाता है। धनावेशित भाग का मतलब जहाँ पर धनात्मक चार्ज होता है उसे हम केंद्र कहते हैं और उसी को हम नाभिक कहते हैं। दूसरी पॉइंट उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉनों की परिक्रमाएं, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे परिक्रमा करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं नाभिक के चारों ओर। तो जैसा कि लिखा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में एनर्जी लेवल्स या शेल्स में घूमते हैं। यानी 2 पॉइंट्स उन्होंने बता दिए। पहला बताया कि नाभिक केंद्र में होता है, किसी भी परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जो धनात्मक भाग से घिरा होता है। दूसरी बात उन्होंने बताई इलेक्ट्रॉनों की घूमने की दिशा, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं और कैसे घूमते हैं। इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, यानी एक निश्चित कक्षाएँ होती हैं इलेक्ट्रॉन के लिए और वो वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं। तो ये हुए बोर के परमाणु मॉडल के 2 पॉइंट। आगे हम बात करते हैं अपने इनके परमाणु मॉडल के तीसरे पॉइंट्स के बारे में। इन्होंने तीसरा पॉइंट बताया है निश्चित ऊर्जा स्तर। निश्चित ऊर्जा स्तर यानी ऊर्जा स्तर, ऊर्जा का लेवल कैसा होता है, निश्चित रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। जैसा कि इन्होंने लिखा है, हर कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। जब इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में है तब तक वह ऊर्जा न खोता है और न ही प्राप्त करता है। यानी इन्होंने बताया कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उस कक्षा की जो ऊर्जाएं होती हैं, जो ऊर्जा होती है वो निश्चित रहती है, यानी ऊर्जा ना तो हो सकती है और ना ही प्राप्त हो सकती है। इन्होंने निश्चित ऊर्जा स्तर को भी बता दिया। पॉइंट नंबर 4 बताया इन्होंने ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण। क्या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या फिर ऊर्जा अवशोषित होती है। जैसा कि लिखा है, यदि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी इन्होंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षा से यानी हायर एनर्जी लेवल से, हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है तो वो एनर्जी को उत्सर्जित करता है, यानी अपने अंदर से एनर्जी को निकाल देता है, क्योंकि हाई लेवल पर एनर्जी ज़्यादा होती है और लो लेवल पर एनर्जी कम होती है। इसलिए हाई टू लो आने पर एनर्जी एमिट हो जाती है, यानी उत्सर्जित हो जाती है। 5वां पॉइंट उन्होंने बताया क्वांटाइजेशन नियम। क्वांटाइजेशन नियम, जैसा कि लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक की कक्षाओं का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मूवमेंट h/2 पाई के पूर्णांक गुणज होता है। यानी इन्होंने क्वांटाइजेशन का नियम भी दिया। यानी क्वांटाइजेशन का नियम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का जो कोणीय संवेग होता है, यानी जिस कक्षा पर ये संवेग करते हैं, जिस कोण पर ये घूमते हैं, उसका जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई के बराबर होता है। h हमारा जो होता है ये कांस्टेंट होता है और पाई की वैल्यू सब लोग जानते हैं बेटा 22.7 होती है। तो क्वांटाइजेशन का नियम भी इन्होंने अपने मॉडल के अंदर बता दिया। नंबर 7 पर इन्होंने बताया स्पेक्ट्रा की व्याख्या, यानी इन्होंने स्पेक्ट्रा के बारे में भी बताया। इस मॉडल ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रा की सफल व्याख्या की, यानी इन्होंने हाइड्रोजन के मॉडल की भी स्पेक्ट्रा की व्याख्या कर दी। तो ये इनके परमाणु मॉडल के पॉइंट वाइज पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है। नंबर 7 में पॉइंट 1 उन्होंने बताया ऊर्जा स्तरों का नामकरण, यानी जो ऊर्जा स्तर होती हैं, यानी जो लेवल होता है एनर्जी का, उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो कक्षाओं को K, L, M, N या N बराबर 1, 2, 3 से दर्शाया जाता है। यानी इन्होंने अपनी कक्षाओं को K, L, M, N, P, Q, R, S, T हम आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इन्होंने N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3 से दर्शाया जाता है कि कौन सी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये था हमारा बोर का परमाणु मॉडल, और बोर के परमाणु मॉडल ने अपने मॉडल के अंदर क्या क्या बातें बताई, मैंने आपको हेडिंग वाइज उन बातों को लिख दिया है। आगे बात करते हैं अब हम, जैसे कि मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया है परमाणु में ऊर्जा स्तर।
तो सबसे पहले परमाणु के केंद्र पे होता है केंद्र, जहाँ पर मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज लगाया है। उसके बाद मैंने उसको नाभिक बता दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, नाभिक के अंदर होता है, और ये परमाणु के केंद्र भाग है। दूसरी बात इन्होंने बताई, सबसे पहली कक्षा का नाम इन्होंने के रखा, दूसरी कक्षा का नाम एल, तीसरी का एम या फिर एन, और इसी को इन्होंने 1 2 3 4 नाम दे दिया। तो एक तरह से देखा जाए बोर का परमाणु मॉडल का एक परमाणु में ऊर्जा स्तर का संरचना है। जैसे कि बात करते हैं अपना बोर परमाणु मॉडल की कमियां, यानी इन्होंने मॉडल तो दिया मगर इनके मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई। जैसे कि सबसे पहली कमी थी इनकी, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू नहीं है, यानी ये जो मॉडल है वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर लागू नहीं होता, यानी जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसी पर ये बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है। जैसा कि लिखा है, ये मॉडल केवल हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन परमाणु वाले जैसे He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव की ही व्याख्या कर सका, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु के पास होगा तो ये मॉडल सिर्फ उसी पर लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट जैसे लिखा है, रासायनिक गुणों की व्याख्या नहीं कर सका, यानी ये जो मॉडल था वो रासायनिक गुणों के बारे में भी नहीं बता सका। जैसा कि लिखा है, ये मॉडल परमाणुओं की रासायनिक बंधन या गुणधर्मों की सही व्याख्या नहीं कर सका, यानी ये रासायनिक गुणों के बारे में भी नहीं बता सका। तो ये था हमारे बोर मॉडल की कमियाँ। तो मैंने आपको आज बोर का परमाणु मॉडल और बोर परमाणु मॉडल की विशेषताएं और बोर परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में बता दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।